हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अच्छे से अपनी जेईई मेंस के एग्जाम की तैयारी कर ली है, क्योंकि आपको पता है कल से आपका जो है जेईई मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो आपका सेशन रखा गया है ये स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लेकर रखा गया है, क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में काफी कैलकुलेशन होती है और ढेर सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो आज मैं आपके सामने वो फॉर्मूलाज लेके आया हूं जिनसे एवरी ईयर मोस्टली क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से एक बार इन सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको कल के एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपका आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। जो फर्स्ट आता है आपका दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत प्यारा सा चैप्टर और इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इजी आते हैं। इसमें आपको केवल दो टॉपिक से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे आपके, और फॉर्मूलाज भी उन्हीं के आपके मोस्टली याद करने हैं। एक बोहर का एटॉमिक मॉडल एंड सेकंड जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेडबर्ग कांस्टेंट का जो क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आता है, वो लर्न करके जाना है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं फॉर्मूले। सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका एंगुलर मोमेंटम को लेकर है, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 इस फॉर्मूला से एवरी ईयर क्वेश्चन आया है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। यहां पर m मास है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस है, n यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वो गिवन होगा आपके पास, h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट है। b फॉर्मूला जो है आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आपके पास कोई भी ऑर्बिट का नंबर गिवन होगा, हो सकता है आपके पास डायरेक्ट हाइड्रोजन का ऑर्बिट नंबर का जो आपका रेडियस है वो पूछा है, जिसे हम बोहर फर्स्ट रेडियस भी बोलते हैं बेसिकली। तो उसके लिए फॉर्मूला है Rn। n आपके पास 1 भी हो सकता है, टू सो ऑन, ठीक है। तो Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में है। अब आप यूनिट कन्वर्जन का बिल्कुल ध्यान रखिए, वो किसी भी यूनिट में आपको कन्वर्ट करवा सकता है। आपको जस्ट ये देखना है कि n कौन सा नंबर है एंड z एटॉमिक नंबर होता है आपका, जो भी एलिमेंट आपके पास गिवन होगा बेसिकली। और इसके बाद जो फॉर्मूला आता है दैट इज, जिससे एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बोहर से रिलेटेड है। तो इसमें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ये इनका रिलेशन है। अगर मान लो उसने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पूछ लिया तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और एक फॉर्मूला आपको इसमें और याद रखना है, दैट इज कैलकुलेशन करके जो एनर्जी आती है किसी भी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो आपके पास निकल के आती है -13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हो सकता है वो आपसे कैलकुलेट जूल में करवा दे। अगर मान लीजिए जूल में अगर आ गई तो आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बट यहां पर जूल हो जाएगा आपका। ये एनर्जी का रिलेशन है। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जिससे हर बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये भी आपका किसी भी ऑर्बिट में पूछा जा सकता है, जो गिवन होगा आपके पास। ये होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब यहां पर ध्यान रखें z बाय n होता है, ना कि स्क्वायर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं फॉर्मूलाज में होता है भी कहां स्क्वायर आएगा, कहां क्यूब आएगा, कहां स्क्वायर और क्यूब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रहे वेलोसिटी का यूनिट याद रखें मीटर पर सेकंड में हो जाएगा आपका, ठीक है। और छोटा सा और रिलेशन आता है, ये डायरेक्ट आपका जो है स्टेटमेंट बेस से लिंक कर जाता है, टाइम पीरियड का रिलेशन। इसका टाइम पीरियड का बच्चों आपको याद रखना है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इनवर्स आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें आपका जो ऑर्बिट नंबर है उसका क्यूब हो जाएगा। और यहीं से एक ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है, भले ही उसने वो ना दिया हो, बट टाइम पीरियड के बजाय अगर फ्रीक्वेंसी भी पूछ ले तो भी क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड होता है आपका 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। इट मींस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर का क्यूब।
तो ये बेटा आपके वो कॉन्सेप्ट है बोहर मॉडल, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर एवरी शिफ्ट में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है बेसिकली जो रेडबर्ग कांस्टेंट से जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके टॉपिक है उससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा बेस भी पूछा जा सकता है थ्योरी में। तो आप उसको देख लीजिए। म्यू बार क्या होता है आपका वेव नंबर होता है, दैट्स इक्वल टू द 1 बाय लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ का इनवर्स होता है आपका वेव नंबर, जो आपने रिलेशन पढ़ा होगा। ठीक है, ये बराबर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इनटू z का स्क्वायर। ये आपका रेडबर्ग फॉर्मूला कहलाता है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ये दो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको फॉर्मूले रिवाइज करके जाना है आपका। ठीक है, एक तो ये चैप्टर हो गया आपका। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो 12th बुक में दिया हुआ है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 2 से 3 टॉपिक याद रखने हैं। एक नॉन्स्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे अगर आपके पास नॉन्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया तो बेसिकली उसमें आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ और जो नॉर्मल ईएमएफ गिवन होगा उसमें रिलेशन दिया होता है, वो आयंस की फॉर्म में भी दे सकता है बेसिकली। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास Mn+ कोई आपका एटम है, आयनिक फॉर्म में है। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता तो आपको पता है यहां पर M जो है मेटल फॉर्म हो जाएगा। अगर इससे आपका क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n यहां पर आपका क्या होता है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हुए हैं बेसिकली रिएक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, इनटू लॉग ऑफ 1 बाय एक्टिव मास ऑफ Mn+ ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना बेटा, ये आपका 298 केल्विन टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हो जाएगा। एक बार जेईई मेंस के एग्जाम में इसी से एक मॉडिफाई करके जो है उन्होंने फॉर्मूला बना दिया था। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आयंस कोलाइड करवा दिए जाए, उसके लिए हाफ नॉन्स्ट इक्वेशन यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल Bn+ को अगर रिएक्ट करवाएंगे A के साथ तो आपके पास क्या होगा, इसका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, A आपका बन जाएगा बेसिकली An+ B। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, उसने इसी में नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करवा दिया था। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों आयंस के एक्टिव मास को फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.5059 डिवाइडेड बाय n, लॉग ऑफ आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की साइड। प्रोडक्ट साइड में आयन कौन सा है आपका An+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में आपका आयन कौन सा है Bn+। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। बट ध्यान रहे ये दोनों फॉर्मूलाज आपके 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही वैलिड है। ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। अगर मान लीजिए 298 के अलावा कोई पूछ लिया जाए आपके पास किसी भी टेम्परेचर पे, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, E इज इक्वल टू E0 माइनस। अब इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी कि आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसमें n भी निकालना पड़ेगा, फैराडे की वैल्यू आपको पता होती है 96,500 होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं। बाकी नेचुरल लॉग में अगर लॉग में आएगा तो आपको पता है -2.303 आप डाल देंगे पहले ही। ठीक है, तो नेचुरल लॉग में आ जाएगा आपका An+ डिवाइडेड बाय Bn+। तो ये नॉन्स्ट इक्वेशन के तीनों फॉर्मूला, इनमें से एवरी ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, और इसके बाद जो इस चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है दैट इज फैराडे का लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 लॉ हैं, उन दोनों लॉज के फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं बेसिकली। तो सेकंड जो बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दैट इज फैराडेज के लॉ आपके। ठीक है, अगर आप बात करें फैराडे के लॉज की तो इसने एक फर्स्ट लॉ दिया था और एक सेकंड लॉ दिया था।
इसमें हम कंपैरिजन में इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेंगे बेटा। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि जो भी वेट डिपॉजिटेड होता है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना चार्ज उसमें से पास हुआ है। बेसिकली जो रिलेशन होता है आपका वेट डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट, क्वांटिटी कितनी है चार्ज की वो पास हुई है बेसिकली, ठीक है। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाता है, ZQ आ जाता है। अगर आप चार्ज का फॉर्मूला देखें, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, करंट बेसिक आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो आपका Q का रिलेशन होता है, चार्ज और करंट का रिलेशन होता है, वो किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। तो वही रिलेशन आप इसमें पुट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू ZIT। बेटा ये तीनों ही फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली, ठीक है। बट ध्यान रखना Z यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका दूसरा नाम होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है बेटा, वो यहां से अगर अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेगा तो वो क्या करेगा, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट डाल देगा यहां से, जो अक्सर जेईई मेंस में घुमाता है इस टॉपिक से। तो यहां पर क्या करना है आपने, बहुत सिंपल सा फंडा है बेसिकली, आपने क्या करना, वेट इज इक्वल टू जो भी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का इक्विवेलेंट वेट होगा उसको आप क्या करें, डिवाइड कर दीजिए, किससे, आप फैराडे से डिवाइड कर दीजिए। 96,500 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। तो अगर घुमा के भी क्वेश्चन डाल दिए तो यहां से डालेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है बेसिकली। सेकंड लॉ बहुत ही इजी है, वो कब आएगा, जैसे मान लीजिए 2 से 3 आपके सीरीज में सेल्स जोड़ दिए गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है 2 से 3 सेल्स आपस में जोड़ दिए गए हैं और उनकी रॉड्स जो बेसिकली कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड्स उनकी। तो उसने बोला है कि जो भी उनका वेट उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, वो सेम अमाउंट में डिपॉजिट होगा, वो डिवाइड किया जाएगा इक्विवेलेंट वेट के। जैसे फॉर एग्जांपल ABC है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ A डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A बराबर हो जाएगा आपका वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B एंड सो ऑन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वो दोनों को क्या कर सकता है, रिलेट करके भी क्वेश्चन बना सकता है आपसे। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बेस आपके फॉर्मूलाज हैं। और 3 फॉर्मूला में और लिखूंगा, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है आपका बेसिकली, जैसे आप इसको लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ध्यान रहे यहां पर मोलर में होनी चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है। अगर बाई चांस उसने इक्विवेलेंट की बात कर दी तो बेटा यहां कापा इंटू 1000 बाय सी नहीं हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी वहां पर आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपका जो आ जाएगा दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या उसे आप वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जो फॉर्मूले रिपीटेड है। अब अगला चलते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से भी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आती है, बट फॉर्मूला बेस के बार मैच करवाने को भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला इसी से है आपके। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर आप बात करते हैं, इसमें आपने 2 से 3 चीजें याद रखनी है। एक डिफरेंशियल रेट लॉ याद रखना है, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन याद रखना है, और इसके ग्राफ्स, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं इसके डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन की, तो वो बेसिकली क्या है, माइनस डी ऑफ आर। आर क्या होता है यहां पर, फाइनल कंसंट्रेशन, जिसकी भी रिस्पेक्ट में आपने कंसंट्रेशन ली होती है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम की रिस्पेक्ट में, जो भी गिवन होगा, ठीक है। तो ये इक्वल लिया जाता है आपका रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसी को डिफरेंशिएट किया गया है टाइम के साथ। फिर इसके बाद जो है इसका जो आता है आपका बेसिकली, वो आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके जो आपके पास फाइनल आंसर आता है दैट इज के टी। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, टी गिवन टाइम होगा, इज इक्वल टू 2.303
लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो भी आपकी आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला, इसके लिए टी हाफ भी पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के। अब उसकी मर्जी है, वो रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करवा सकता है टी हाफ देके, बट वो मोस्टली क्या करता है कि आपसे कैलकुलेट ही करवाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है, तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो आई होप ये आपको चीजें समझ आ गई होगी। आप एक बार इसके ग्राफ भी क्विकली देख लीजिए, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिकली। तो एक बार मैं आपको इसके ग्राफ भी टैली करवा देता हूं, छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, ताकि उनसे आपका जो क्वेश्चन आए तो वो इजीली हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। फर्स्ट ग्राफ जो बेसिकली करवाया जाता है इसका लॉग ऑफ आर वर्सेस किसके उसमें करवाया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में करवाया जाता है। तो ये आप ग्राफ ध्यान रखें, इस तरह से रहता है आपका बेसिकली। नेगेटिव स्लोप इसकी रखी जाती है, ये आपका इस तरफ y एक्सिस में log r लिया जाता है और x एक्सिस में टाइम पीरियड लिया जाता है। इसकी आपने स्लोप याद रखनी है, स्लोप होती है इसकी बेसिकली माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट। एक ग्राफ ये है बेटा, ठीक है। और जो दूसरा ग्राफ है आपका, सेकंड ग्राफ आता है इसकी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी बताया यहां पर लॉग लगा हुआ था, वो नेचुरल लॉग का भी करवा सकता है, तो वो आपका सारा माइंड गेम है बेसिकली। ठीक है, अगर बाय चांस इसने सिंपल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया तो आपका इस तरह से ग्राफ बन जाएगी। ठीक है, और एक और सिंपल है, अगर मान लो रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में दे दे तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी बेसिकली, पासिस फ्रॉम द ओरिजिन। ये इस तरफ रेट हो गया वाई एक्सिस में आपका, और ये आपका बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाती है। तो ये तीन ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, तो एक ये पार्ट है, और एक इसका जो सेकंड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट इज द टाइम डिपेंडेंसी ऑन रेट, जहां से अर्हेनियस इक्वेशन आपकी पूछी जाती है बेसिकली। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली k इज इक्वल टू a माइनस EA बाई RT होती है। k आपका रेट कांस्टेंट है, a अर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, और ये आपका बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया किसका, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसी की अगर नेचुरल लॉग में इक्वेशन, कई बार वो भी फॉर्मूला गिवन होता है बेसिकली, तो अगर नेचुरल लॉग में इसका फॉर्मूला आएगा, वो आएगा सॉल्व करके नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस EA बाय RT। अब आप खुद समझदार हैं, अगर लॉग में भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा बेसिकली, नेचुरल लॉग ओपन कर दीजिए 2.303 लॉग बेस 10 करके, तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ग्राफ की स्लोप आपने याद रखनी, जहां से डायरेक्ट फॉर्मूला फंसता है आपका, नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस आपकी पूछी जाती है 1/t के बीच में, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ध्यान रखना इसका, गलती से अगर उसने t ऊपर दे दिया, इनवर्स नहीं दिया, तो आपकी ग्राफ गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अगर 1/t दिया होगा तब आप यूज करेंगे इसको। इसकी आपने स्लोप याद रखनी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है बेसिकली, ग्राफ से कम न्यूमेरिकल से ज्यादा आता है। माइनस EA बाई R आपका इसमें जो है बेसिकली आ जाती है स्लोप। और इसी से अगर इंटरसेप्ट भी पूछ लिया जाए, इंटरसेप्ट भी अगर इसी से पूछ लिया जाए तो आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर। ठीक है, तो ये है बेसिकली थोड़ा सा। अब एक बार उसने क्या किया था, कहीं PYQ में ही आई थिंक 23 या 24 में उसने एक काम किया था। उसने क्या किया, दो रेट कांस्टेंट दे दिए, दो ही रेट कांस्टेंट दे दिए, दो डिफरेंट टाइम के ऊपर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, बहुत सिंपल है, नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, ब्रैकेट ओपन, 1 बाय फर्स्ट टाइम पीरियड माइनस 1 बाय फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो चैप्टर आता है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, वो नॉर्मली पता ही होता है, जिसमें आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, पार्ट पर मिलियन हो गया, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, ये नॉर्मली याद रखनी होती है चीजें। इसमें से सबसे जो टिपिकल आपका जो फॉर्मूला है
जो आजकल ट्रेंड में चला हुआ है एवरी ईयर, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं मोल कॉन्सेप्ट से, तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, उसको जरूर आप रिवाइज करके जाइए, हो सकता है आपको उससे क्वेश्चन मिल जाए। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का है, ये आपके पास रिलेशन में लिख रहा हूं, फिर आपको इसकी सारी चीजें बता दूंगा। एब्रीविएशन स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1000 इंटू स्मॉल d माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल M ऑफ सॉल्यूट। अब हम इसकी एब्रीविएशन देख लेते हैं। यहां पर स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है आपका बेटा मोलैलिटी को, और कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है बेटा मोलैरिटी के लिए, स्मॉल d इज द डेंसिटी जो भी गिवन होगी, एंड m फिर अगेन मोलैरिटी है, और ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है सॉल्वेंट की दी हो तो उसका यूज करके आप सॉल्यूट की फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार घुमा के भी क्वेश्चन आता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिस्ट्री की जान माना जाता है बेसिकली। और इसका फायदा ये है कि ये फिजिक्स में भी यूज होता है, बस उसमें साइंस अपोजिट हो जाएंगे आपके। तो बेटा नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली आपसे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करवाता है, या तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करवाएगा, या एंथैल्पी कैलकुलेट करवाएगा, या आपसे हीट कैलकुलेट करवाएगा, या वर्क। और वर्क में बेटा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, सामने उनके नाम दिए होते हैं और सामने उनके फॉर्मूलाज रखे होते हैं बेसिकली, तो वो आपको ध्यान रखना है, उनको जरूर याद करके जाना है, ठीक है। सबसे जो केमिस्ट्री के अंदर दो मेन प्रोसेसेस आपने याद करने हैं लास्ट टाइम में, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है। तो आइसोथर्मल के दोनों, आपका रिवर्सिबल वाला भी एंड इरिवर्सिबल वाला भी। अगर आप आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल, आइसो का मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं है, थर्मल मींस टेम्परेचर, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर उसके वेरिएबल्स में कोई चेंज आता है तो आप आइसोथर्मल में जाएंगे, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है, बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन एंथैल्पी भी इसमें जीरो होती है, बट क्यू माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर आता है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, बेसिकली रिवर्सिबल के लिए भी एंड इरिवर्सिबल के लिए भी। अगर आपसे बेटा रिवर्सिबल पूछा गया तो रिवर्सिबल का वर्क डन क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। यहां फंसाएगा आपको, आप ये देख लेना, अगर वॉल्यूम गिवन है तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, बट अगर उसने प्रेशर दे दिया, गलती से उसने वॉल्यूम ना देके प्रेशर दे दिया, तो उल्टा हो जाएगा, P1 बाय P2 हो जाएगा, बाकी एज इट इज फॉर्मूला सेम रहेगा, log ऑफ P1 बाय P2 एंड रिमेनिंग ऑल आर सेम, ठीक है। अगर उसने इरिवर्सिबल का पूछा हो, इरिवर्सिबल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब एक चीज का इस फॉर्मूला में ध्यान रखना, जो गड़बड़ होती है, यहां पर P एक्सटर्नल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें प्रेशर गैस का दे दिया होगा, तो वहां फंसा देगा बच्चा, गैस का प्रेशर जो है उसमें पुट करके जो है क्वेश्चन करके आ जाएगा और उसका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी जो 1 atm के बराबर होता है, सम टाइम गिवन भी होता है, गैस का भी दिया होगा, गैस का नहीं आप यूज करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, थोड़ा जे मेंस के अगर टिपिकल लेवल पर अगर क्वेश्चन आ गया तो वो इस पर नहीं आएगा, वो इनडायरेक्टली इस पर पूछेगा, माइनस P एक्सटर्नल, इसको पूरा एक्सपेंड करके nRT, T क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, R तो गैस कांस्टेंट होता है, और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें गैस के मोल कांस्टेंट ही रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही कांस्टेंट मोल वाला टॉपिक, ठीक है। nRT बाय सिर्फ आपका चेंज होगा प्रेशर, P2 माइनस nRT बाय P1, तो ये फॉर्मूला भी यूज करवाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोथर्मल एंड सेकंड वन इज द एडियाबैटिक, जो आपको ध्यान में रखना है। देखो ये दो मेन प्रोसेस हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली।
तो सेकंड वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है जो हीट होती है, क्यू होता है, वो जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसमें दो इक्वेशंस याद रखनी है। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर किसके बराबर होता है, NCV इनटू आपका डेल्टा T आ जाता है। ठीक है, क्लियर। डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा T आ जाता है बेसिकली। या आपने हीट का कांस्टेंट पढ़ा होगा, हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्लियर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिजिक्स में काफी डिटेल में होता है ये टॉपिक। ठीक है, और इन्हीं से कंक्लूड करके Q इज इक्वल टू जीरो और एक मेयर्स रिलेशन करके आता है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे फंस जाता है, इसी से गामा भी निकलवा देगा आपके। ठीक है, अगर हम एडियाबैटिक में वर्क डन की बात करते हैं तो सेम जैसा आइसोथर्मल के लिए रिवर्सिबल के लिए भी देखना पड़ेगा, इरिवर्सिबल के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं रिवर्सिबल की, अगर आप बात करते हैं इरिवर्सिबल की, भाई रिवर्सिबल में आपको क्या रखना है, देखो फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं बट वेरिएबल आपने अलग अलग तरीके से यूज करना है। वेरिएबल का ध्यान रखें, फॉर्मूले दोनों के सेम होंगे आपके। वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला सेम रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो सर डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस है वेरिएबल को यूज करने का। अगर रिवर्सिबल की बात याद आए तो आपने वेरिएबल्स कौन से यूज करने, इस चीज का ध्यान रखें भाई। टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखें, अगर आपके पास रिवर्सिबल का पूछा हुआ है, इसका यूज करके इसमें पुट करें आप। अगर मान लीजिए आप ये प्रेशर और वॉल्यूम का आ जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर के साथ दे दे तो टेम्परेचर का पावर गामा इनटू प्रेशर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या वेरिएबल ध्यान रखना है, इसमें कोई वेरिएबल का नहीं है, इसमें एक फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, दैट इज NCN। अब देखो N क्या हो गया, N मोल्स के हिसाब से आएगा आपका। ठीक है, NCN डेल्टा T इज इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस में है आपका, दैट इज V2 माइनस V1। तो ये चीज का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ये आपका अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले भी है जहां से भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं जो अक्सर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर गलत करवा देते हैं साइंस की वजह से। ठीक है, तो एक बार क्विकली हम उनको देख लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखें, केमिस्ट्री में हमेशा हम पीवी वर्क की बात करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो पीवी वर्क कौन सा होता है आपका, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसकी बात होती है पूरे केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पर टोटली बेस्ड है। और एक चीज ध्यान रखें, यह सिर्फ वैलिड होता है आपका क्लोज सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड के लिए भी, बट नॉट वैलिड फॉर ओपन सिस्टम। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज ओपन सिस्टम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्यों सर, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अगर सिस्टम ओपन हो गया तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगी बेसिकली, तो ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई भी की जा सकती है, हीट जो है वहां से लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, सिंबल हीट गिवन टू द सिस्टम इज द पॉजिटिव हीट रिलीज बाय द सिस्टम। वो रिस्पेक्ट में आएगा, भाई किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहा है, सिस्टम की रिस्पेक्ट में बोल रहा है या सराउंडिंग की। बट नॉर्मली आप ये फॉर्मूला याद रखें, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। एंथैल्पी का एक फॉर्मूला आपको, अब एक चीज का ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हो गया, एक एंट्रोपी। ये आपकी अगर ऐसा सोचे भाई किसी एक के लिए
एक के लिए मेजर नहीं की जा सकती, इसमें सिर्फ चेंज को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, चेंज कैन बी मेजर्ड। इस चीज का ध्यान रखें, दैट्स व्हाई हमने हर फॉर्मूले में इनका डेल्टा लगाया हुआ, चेंज का यूज किया है, ना कि सिंगली यूज किया है इसको हमने, तो ये चीज ध्यान रखें। तो डेल्टा एच बराबर आता है आपका डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से तो जेई के अंदर क्वेश्चन को घुमाता है। एनटीए का इससे सबसे फेवरेट जो एक फॉर्मूला डेराइव होता है, सबसे फेवरेट जो फॉर्मूला है एनटीए का, वो यही है आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा यू एन आपका क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज है। अब इस पर फोकस करो थोड़ा सा। डेल्टा एन जी ये होता है आपका, जैसे कोई रिएक्शन दे दिया आपके पास, उसमें आपने ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रहे किसके, गैस के होने चाहिए। ऐसा ना कि सॉलिड के भी डाल दिए, लिक्विड के भी डाल दिए, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगर गैस के जीरो तो उनको जीरो ही रखो, उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा एनजी आएगा आपका। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन नहीं करवाएगा तो आपसे आर टी की ही फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा वहां पे, अगर उसकी मर्जी है कैलकुलेशन करवा दी तो आगे ले जाएगा इसको। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। और एक सबसे प्यारी सी चीज और है जो आप बॉक्स में डाल के लिख सकते हैं। तो एक चीज मैं बोल रहा था कि आपने जो मैं यहां लिखूंगा ना वो प्लीज बॉक्स में नोट करके रख दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पर बराबर आती है आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज के, और कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाती है एंथैल्पी चेंज के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में यहां उल्टा हो गया बेसिकली, तो ये ध्यान रखना आपने। नॉर्मली हीट कैसा होता है आपका, उसमें पाथ फंक्शन में आता है, बट यहां पर चेंज हो गया बेसिकली क्योंकि डेल्टा यू के बराबर आ गया आपका। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द स्टेट फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो द स्टेट फंक्शन। अदरवाइज तो ये पाथ फंक्शन होते हैं, क्योंकि आपको एक चीज पता होगी वर्क हीट है, किसी तरह की एनर्जी जो होती है वो हमेशा पाथ फंक्शन के बराबर होती है, ठीक है। बट यहां पर ये चेंज रंग बदल दिए इन्होंने, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर कॉन्सेप्ट आता है। अब एक थोड़ा सा दो फॉर्मूले और हैं इसके जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले ऐसे हैं ना, किसी ना किसी शिफ्ट में मिल ही जाएंगे आपको, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आते हैं इनमें से, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। एक दो हैं छोटे छोटे। एक आता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। कोई भी शिफ्ट, कोई भी ईयर ऐसा ना हो जिससे इस फॉर्मूला से क्वेश्चन ना आया हो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब कोई भी सेल है, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन को चलाने में जो एनर्जी लग रही है, यूजफुल वर्क जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये एंथैल्पी चेंज जो भी उसमें आएगा उससे आपने इसको माइनस कर देना, टी डेल्टा एस को माइनस कर देना, ठीक है। वेयर डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज कब आता है, जब भी कोई फेज जो होती है किसी भी चीज की, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस जाएगा, तो जो भी उसमें कन्वर्जन आता है बेसिकली उसमें चेंज जो आएगा वो एंट्रोपी चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेसिकली। अगर आप बात करें एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस की होती है, फिर उससे कम आपकी लिक्विड की, तो सबसे कम होती है आपकी सॉलिड की। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो चीज आप ध्यान रखना, स्पॉन्टेनिटी जो है बेसिकली किसी भी टेम्परेचर पर अचीव की जा सकती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ध्यान रखना ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। इट मींस ये नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इट मींस ये पॉजिटिव होना चाहिए आपका, ठीक है। और एंट्रोपी चेंज जब फेज के दौरान होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, ध्यान रहे, जो हीट ली जाएगी वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर वाली ली जाएगी। ध्यान रखना, वॉल्यूम वगैरह वाली मत डालिए, प्रेशर वाली हीट, कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट डिवाइडेड बाय आपका आता है टी के। और यहीं से हमने एक चीज मैंने आपको बताई कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होती है, एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। तो फॉर्मूला यहां से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ध्यान रहे यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा जब फेज कन्वर्जन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, ठीक है। अब इसके बाद हम
लिक्विड सॉल्यूशन के क्विकली फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन बन जाता है। उसके मेन है आपका वेंट हॉफ फैक्टर को रिलेट करेगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से आप सिंपल याद रखें एक वेंट हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो रिलेट करेगा किसके साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करके क्वेश्चन बनाएगा, जिसमें आपको पता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। 4 तरह की होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट से उनको देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, अगर आप RLVP की बात करें, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना, दैट इज PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू I इंटू काई ऑफ B रिस्पेक्टिवली। अप्रोक्सीमेटली इक्वल आपका हो जाता है, सिमिलर ही आ जाता है, I इंटू NB डिवाइडेड बाय NA। अब समझिए एक बार, PA0 क्या है भाई, पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड का। अगर उसको मिक्स नहीं किया मिक्स करने से पहले, जबकि जो PS है वो सॉल्यूशन का है, जब आपने उसको मिक्स कर दिया तो उसके बाद जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है, और काई भी आपके मोल फ्रैक्शन होते हैं सॉल्यूट के, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसने काई भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। अब मोल फ्रैक्शन जिसका गिवन होगा, अगर मान लो उसने नहीं दिए तो आपके पास मोल दिए होंगे, तो मोल ऑफ B बाय मोल ऑफ A हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका RLVP। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ICRT फॉर्मूला है। I इज अ वेंट ऑफ फैक्टर। देखो, अगर वेंट ऑफ फैक्टर से नहीं देगा तो डायरेक्ट CRT यूज कर दीजिए। अगर I नहीं दिया हुआ है उसने, C कंसंट्रेशन होगा, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब उसके बाद हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर आप बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। सर अभी ये TB और TB नॉट क्या है भाई, TB है जब आपने मिक्स कर दिया, मतलब जो सॉल्यूशन आया उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो सर TB नॉट क्या, ध्यान से देखना, नॉट वहीं लगाया जाएगा जहां पर प्योर की बात होगी। मतलब मिक्स हुआ ही नहीं कुछ भी भाई, आपने मिक्स करने से पहले का जो कैलकुलेट करके रखा हुआ, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर। ठीक है, सॉल्वेंट ध्यान रखना, यहां पे सॉल्वेंट ध्यान रखा जाएगा। वो डिपेंड करेगा अगर आपके पास नॉन वॉलेटाइल दिए, वॉलेटाइल दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, और यहीं से एक और चीज निकल के आती है, डेल्टा TB बराबर IKBM, स्मॉल m इज विद मोलैलिटी, KB इज द, ध्यान रखना, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसे बोला जाता है। अगर गलती से KF डाल दिया होता है इसने, तब यहां डेल्टा TF हो जाता फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट होता है उसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आपने। अब एक और चीज याद रखें, अगर मान लीजिए उसमें एंथैल्पी वगैरह का कुछ फंडा दे दिया जाए, ठीक है, या जैसे मान लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया जाए, क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, वेपराइज होती है, तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और एक चीज याद रखें, जो KB वाटर के लिए होता है ना, वाटर के लिए KB का जो आपका वैल्यू होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल गिवन होता है आपका। ये आपको याद करना पड़ेगा, कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन फंस जाते हैं इससे। ठीक है, और इसी में अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो KB इज इक्वल टू R TB नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू LV। LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये गिवन होगी, ये आपको निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ज्यादा यूज है नहीं इसका। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके फॉर्मूले में गिवन होगा, आपके पास दिया हुआ। TB नॉट आपको, अगर आपसे पूछ लिया KB और इसके बीच में रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहां कहीं भी TB नॉट और KB का रिलेशन इसमें नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये अलग से सेपरेट से रिलेशन होता है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं आप। ठीक है, तो अब लास्ट इसमें जो आता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाना,
नेगेटिव में जाएगी उसकी वैल्यू बेसिकली आपकी। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो आपका आ जाता है दैट इज डेल्टा TF इज, अब यहां उल्टा हो जाएगा, अब यहां पर प्योर का पहले आ जाएगा, सॉल्यूशन का बाद में आएगा, तो इसमें आ जाता है TF नॉट माइनस TF। तो ये कंसेप्ट है बॉइलिंग में, सॉल्यूशन का पहले प्योर का बाद में, ठीक है। अब इसमें उल्टा हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग, ठीक है। अब इसी में सेम आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKFM। सर डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी में गिवन होना चाहिए, क्योंकि किलोग्राम में आ रहा है। अगर लीटर वगैरह में होता तब आता है यहां पर मोलैरिटी आपका बेसिकली, बट इसको मोलैरिटी में ही कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सारा चेंज है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वाटर की जो वैल्यू होती है इसके लिए वाटर की वैल्यू आती है आपकी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल के बराबर। ये आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और सिमिलरली उसी फॉर्मूले की तरह एक और यूज हो जाएगा। अब यहां पर डिप्रेशन जा रहा है बेसिकली, तो यहां पर लेटेंट हीट भी यूज हो जाएगी आपकी, फ्यूजन होगा अब इसमें, ठीक है। वहां वेपराइजेशन, यहां फ्यूजन हो जाएगा, दैट इज KF इज इक्वल टू RTF नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें, ओके। तो अब उसके बाद इसी का वेंट हॉफ फैक्टर के फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। बाकी फिर हम क्विकली जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक जो है वेंट हॉफ फैक्टर है। वेंट हॉफ फैक्टर से के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन्हीं फॉर्मूला से, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं, एक आता है डिसोसिएशन का केस आपका। डिसोसिएशन का क्या मतलब हो गया, जहां पर ब्रेक डाउन होता है आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब नंबर इंक्रीज होंगे बेसिकली, डिसोसिएटेड आयंस ज्यादा बनेंगे, डिसोसिएशन। और एक होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में आयंस की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो एसोसिएट होके एक बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है और इसके लिए लेस देन 1 आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आई होता क्या है, जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स उसमें प्रेजेंट है उसको आपने डिवाइड करना होता है कि कितने उसमें मिक्स हुए, मतलब कितने इन्वॉल्व हुए उस रिएक्शन में, दैट्स ऑल, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से जिसे हम डिनोट करते हैं उसका रिलेशन होता है वेंट हॉफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन का था। अब लास्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट से लेकर, ठीक है। तो वो उस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेरा फोकस है भाई आयनिक के, क्योंकि आयनिक में ज्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो लास्ट है आपका आयनिक, अगर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करके चले जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने किस पर फोकस करना है, कॉमन आयन इफेक्ट पर फोकस करना है। और ध्यान रखिए बफर पर जरूर फोकस कीजिए, बफर के एग्जाम्पल जरूर देख के जाएं और इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर पर जाए, मिक्स्ड अगर छोड़ना चाहते हैं यू मे लीव, ठीक है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। बफर क्या होता है बेसिकली, जो कि अपने मतलब पीएच वगैरह या कंसंट्रेशन जितनी मर्जी उसमें चेंज करते जाओ, वो अपने पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, वो रेजिस्ट करेगा बेसिकली चेंज होने को, उसको बफर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो के डिस्कशन करेंगे एक बार क्विकली, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। एसिडिक बफर में आपके पास पीएच कैलकुलेट करवाएगा, एसिडिक बफर में अगर पीएच कैलकुलेट करवाएगा तो पीकेबी का यूज होगा, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एसिड। ये ध्यान रखें, ये आपका एसिडिक के लिए है। अगर मान लीजिए बेसिक के लिए बात हो जाए तो बेसिक के लिए बराबर हो जाएगा पीएच बराबर पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू आपका ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सेम एज एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट। अब बेस है तो एक्टिव मास ऑफ बेस आ जाएगा आपका बेसिकली, दैट्स ऑल,
ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं एक टेबल फॉर्म करूंगा, छोटी सी टेबल है, उससे आपको लर्न करना, वो कंपैरेटिवली हो जाएगा, क्योंकि जो ये टॉपिक आता है बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से आता है। इसे हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लास्ट है आपका, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से आपके पास 3 काम आते हैं, बाकी तो आपका जो एक है बेसिकली वो तो काम नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला इसमें काम नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। तो एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट का, ठीक है, और एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट का, और लास्ट है आपका वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट का मिक्सचर जो है, ठीक है। इसमें क्या क्या फाइंड आउट करने को आता है वो मैं फॉर्मूलाज क्विकली लिख देता हूं। एक आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH का फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या तो H पूछ लेगा बेसिकली, या सम टाइम अगर क्वेश्चन घुमाया तो H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ली, और लास्ट में अगर पूछ लिया तो pH पूछ लेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट बन रही है आपकी हाइड्रोलिसिस में, तो अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH पूछता है तो आपने क्या करना है, KW/KA कर दीजिए। यहां पर उल्टा हो जाएगा, देखो ये सारी बात इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है भाई, जो भी वीक होगा उसका कांस्टेंट लिया जाएगा ठीक है। इसमें वीक एसिड था तो एसिड का कांस्टेंट लिया गया। अब इसमें वीक बेस है तो KB आ जाएगा, KW/KB आ जाएगा। अब वीक एसिड वीक बेस में आप लिख लेते हैं KW बराबर, दोनों क्या आएंगे, दोनों ही वीक है, K × KB, बड़ा इजी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ट्रिक सीधी जैसी है, जिसका वीक बन रहा है उसका कांस्टेंट नीचे ले लीजिए, ऊपर तो KW ही आएगा आपका बेसिकली, ठीक है। अगर H पूछ लिया जाए तो सिंपल है, KW/KA × C कंसंट्रेशन, और इसमें उल्टा हो जाएगा बेटा, K की जगह क्या आ जाएगा, KB × C आ जाएगा। अब यहां पर तो दोनों आ जाएंगे भाई साहब, KW/√ आपका KW/KA × KB। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ले, कुछ नहीं करना इसमें, आपने KW, अब इसको मल्टीप्लाई को ऊपर ले जाइए बेसिकली, ये डिवाइड में ये ऊपर ले जाइए, KW × KA/C, यहां क्या हो जाएगा, KW × KB/C, और लास्ट में भी आ जाएगा KW, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय KA × KB बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जो है कर सकते हैं। अच्छा यहां पर, ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बेसिकली इनको कर सकते हैं, यहां से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर pH पूछ ले, pH भी आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रहता है आपका लास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट छोटा सा है, इसके फॉर्मूला क्विकली देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पूछ के KSP आपसे फाइंड आउट करवा सकता है, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होती हैं जो इजीली डिसोसिएट नहीं होती, धीरे धीरे घुलेंगी, धीरे धीरे, लाइक एज द सॉल्ट ऑफ AgCl, वो धीरे धीरे घूमता है और उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है सॉल्युबिलिटी की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास AXBY टाइप कोई सॉल्ट धीरे धीरे सॉल्युबल हो रही है, तो भाई X मोल ऑफ Y प्लस आपका Y मोल ऑफ B A माइनस आ जाएगा, X माइनस आ जाएगा आपका। ये चार्जेस है, A मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन है, इसी से फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये X क्या है आपके नंबर ऑफ कैटायंस हैं बेसिकली, एंड Y इज द नंबर ऑफ एनायंस। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पर हम इसमें, ठीक है। इसे पूछेगा आपका KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। KSP का जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, हमेशा आप इसे यूज कीजिएगा, दूसरे आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। एक फॉर्मूला याद रखो, इसी से डराइव हो जाएगा, ठीक है। X की पावर X भर दीजिए, Y की पावर Y भरिए, और S आपके पास दिया होगा सॉल्युबिलिटी, इनको ऐड कर दीजिए। अब 3 टाइप की सॉल्ट याद रखनी है, उसके फॉर्मूले याद रखिए क्विकली। अगर मान लीजिए ये जनरल है, अगर वो भूल गए तो आप ये याद रखें, आपको याद रहेगा बेसिकली, ठीक है। अगर मान लीजिए AB टाइप की सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल AgCl हो गया, AgBr हो गया, आपका BaSO4 हो गया, ठीक है।
अब तुम बोलोगे सर ये तो SO4 है तो AB4, नहीं भाई साहब, सल्फेट एक है, बेरियम भी एक ही है, ये आयंस के नंबर है ना कि ये तुम इसके स्टाइशियोमेट्री लगा दो, ठीक है। तो इसके लिए KSP बराबर होती है सॉल्युबिलिटी स्क्वायर, अगर यहीं से सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो अंडर रूट ऑफ KSP आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया भाई। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास AB2 या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A2B टाइप सॉल्ट आ जाए, तब उसके लिए आपका जो KSP का फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स द S3, ठीक है। अगर थर्ड, अगर मान लीजिए A3B या AB3 टाइप सॉल्ट आ गई तो उसके लिए KSP हो जाएगा 27S का 4। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। कई बार एक और छोटा सा है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, वहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में अगर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए QSP लेस देन है KSP से, अगर QSP बराबर है KSP से, अगर QSP ग्रेटर देन है KSP से, तो क्या क्या सॉल्यूशन बनेंगे भाई। अगर QSP लेस देन KSP से है देन सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड। अगर QSP KSP के बराबर आ गया तो सैचुरेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर बाई चांस कंडीशन होती है QSP इज ग्रेटर देन अगर KSP हो गया तो वहां पर कुछ नहीं भाई साहब, PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेस थे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में एवरी ईयर पूछे जाते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। आई होप आपने अच्छे से ये नोट कर लिए होंगे, रिकॉल कर लिए होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इनको रिवाइज करके जरूर जाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।